नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुरता साहित्य की धरोहर और आज है शनिवार यानी साहित्य सृजन कला का दिन। हर शनिवार हम बात करते हैं सृजन के रहस्यों की, जानने की कि कैसे एक विचार कविता बनता है, कैसे भाव शब्दों में ढलते हैं और कैसे एक रचनाकार अपने भीतर के संसार को कागज पर जीवित कर देता है। आज हम इस श्रृंखला की पहली कड़ी लेकर आए हैं, कविता की प्रकृति और परिभाषा, जो ली गई है लेखक रमेश चौहान की पुस्तक कविता रचना की कला, शैली और काव्य के आवश्यक तत्व से। तो आइए चलें कविता की उस दुनिया में जहां शब्दों से संगीत जन्म लेता है और भावों से कला। स्वागत है। आज हमारे पास कुछ बहुत दिलचस्प सामग्री है। एक किताब के कुछ अंश जो कविता की दुनिया में काफी गहरे उतरते हैं। शीर्षक है कविता, प्रकृति, परिभाषा और साहित्यिक महत्व। तो इरादा ये है कि हम मिलकर इन विचारों को जरा खंगालें और समझें कि आखिर कविता क्या चीज है, क्या बात इसे खास बनाती है और साहित्य की दुनिया में इसका वजन कितना है। कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, एक बहुत मशहूर कथन है उनका, कविता से मनुष्य भाव की रक्षा होती है। ये बात मुझे तो बहुत गहरी लगती है। शायद इसी सोच के इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी बातचीत घूम सकती है। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, ये एक बेहतरीन शुरुआत है, क्योंकि जो स्रोत हमारे पास हैं वो भी कविता को सिर्फ शब्द जाल नहीं मानते, बल्कि साहित्य की आत्मा मानते हैं। एक ऐसा तरीका जिससे भावनाएं, सोच, कल्पना सब कुछ लय और इशारों में ढलकर सामने आता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि ये सीधी सापाट बात यानी गद्य से अलग कैसे है। हाँ, ये सवाल तो आता है मन में। शायद इसलिए कि इसका मकसद सिर्फ बताना नहीं है, बल्कि महसूस कराना है। दिल और दिमाग दोनों को छूना है। हाँ। सोचने पर मजबूर करना है। हाँ, महसूस कराना, ये बहुत अहम है। तो चलिए देखते हैं ये सामग्री हमें कविता की इस दुनिया में कहाँ ले जाती है। शुरुआत शायद इसके बिल्कुल बुनियादी रूप से करनी चाहिए कि आखिर ये है क्या भला, ये कविता। सही है, सही है। स्रोत कहता है कि ये भावनाओं और विचारों को जाहिर करने का एक रचनात्मक, एक आप कह सकते हैं क्रिएटिव तरीका है। जैसे शब्दों में जान डाल देना, उन्हें एहसास और कल्पना से भर देना। बिल्कुल। ये सिर्फ जानकारी देना नहीं है जैसे कोई रिपोर्ट पढ़ रहे हो। मतलब ये गद्य से एकदम अलग खेल है। बिल्कुल। जहाँ गद्य शायद तर्क या ब्यौरे पर टिका होता है, वहाँ कविता दिल के ज्यादा करीब होती है। ऐसा? हाँ, कह सकते हैं। कविता भावनाओं और कल्पना को पहली सीट देती है, प्राथमिकता देती है। इसका निशाना सीधा दिल पर होता है और हाँ, दिमाग पर भी असर डालती है और अक्सर कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाती है। वो जो कहते हैं ना, गागर में सागर भरने वाली बात। अच्छा। जैसे निराला की वो मशहूर कविता, वो तोड़ती पत्थर, स्रोत में इसका जिक्र है जी। उसमें एक मजदूर औरत का जो चित्र खींचा है, उसे पढ़कर वाकई लगता है कि आप उसकी मेहनत, उसकी पीड़ा, उसकी ताकत को महसूस कर रही हैं। वो सिर्फ शब्दों का वर्णन नहीं रहता, एक अनुभव बन जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। वो अनुभव ही कुंजी है, वही की है। और देखिए ना, कविता शब्द का मतलब भी तो यही है, कवि की कृति यानी कवि की रचना। कवि अपनी बात को और असरदार बनाने के लिए छंद, रस, अलंकार जैसे औजारों का इस्तेमाल करता है। औजार। हाँ। ये चीजें कविता को सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि जिंदा बना देती हैं। हाँ। जान डाल देती हैं। ये औजार यानी वही चीजें जो कविता को कविता बनाती हैं। स्रोत में इसकी विशेषताओं का भी जिक्र है। पहली चीज बताई गई है भावनात्मकता। इस पर हम बात कर ही रहे थे। हाँ, भावनात्मकता, इमोशन, ये कविता की जान है। बात कवि के दिल से निकलती और सीधे पढ़ने या सुनने वाले के दिल तक पहुंचती है। जैसे एक पुल बन जाता है भावनाओं का। महादेवी वर्मा की एक लाइन है ना, मैं नीर भरी दुख की बदली। इसे पढ़ते हुए आप सिर्फ शब्द नहीं पढ़ते। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उस दर्द की गहराई में उतर जाते हैं। ऐसा लगता है वो पीड़ा आपकी अपनी हो गई। सच में कुछ पंक्तियां तो सीधे अंदर तक चोट करती हैं, महसूस होती हैं। अच्छा, दूसरी खासियत बताई गई है कल्पनाशीलता, इमेजिनेशन। जी, इमेजिनेशन। कविता आपको हकीकत से परे ले जा सकती है। कल्पना के घोड़े दौड़ाना जिसे कहते हैं, ये चीजों को देखने का एक नया नजरिया देती है। ऐसी दुनिया रच सकती है जो असल में है ही नहीं। अच्छा। हाँ, जयशंकर प्रसाद की कामायनी का उदाहरण दिया गया है। वो प्रकृति और इंसान के मन का जैसा कल्पनाशील चित्र खींचती है, अद्भुत है। ये छायावाद की एक बड़ी पहचान भी रही है, कल्पना का भरपूर इस्तेमाल। यानी असलियत से ज्यादा कल्पना की उड़ान। और तीसरी बात है लाक्षणिकता,
सिंबलिज्म, इसका क्या मतलब हुआ? लाक्षणिकता यानी सिंबलिज्म और फिगरेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल। मतलब सीधी बात कहने के बजाय इशारों में, प्रतीकों में कहना। अच्छा। अलंकारों का प्रयोग, जैसे उपमा देना, चांद सा चेहरा, रूपक बनाना, जीवन एक सफर है। इससे बात में वजन आता है, गहराई आती है और सुंदरता भी। श्रोत में बिहारी का एक दोहा है, नैनन को पतराहट पलकन की पाती। हाँ। यहाँ आंखों के रास्ते और पलकों की कतार का जो रूपक है वो पूरी छवि को जिंदा कर देता है, एकदम आंखों के सामने ले आता है। वाह। शब्दों का ऐसा जादू। और फिर संगीतात्मकता की बात भी है, म्यूजिक। हाँ, ये बहुत जरूरी है। कविता में शब्दों का चुनाव अक्सर ऐसा होता है कि उनमें एक लय हो, एक संगीत हो। छंद इसी लय को साधने का तरीका है। ध्वनि का उतार चढ़ाव, शब्दों का मेल, ये सब मिलके कविता को कानों को अच्छा लगने वाला बनाते हैं। तुलसीदास की रामचरितमानस की चौपाइयां याद कीजिए, उनमें कैसा सहज प्रवाह और संगीत है। आप उन्हें गा सकते हैं। सही कहा, चौपाइयां तो जैसे जुबान पर चढ़ जाती हैं, गुनगुनाने लगते हैं लोग। और एक आखिरी खासियत बताई गई है, संक्षिप्तता, ब्रेविटी, कम शब्दों में ज्यादा कहना। बिल्कुल, ये कविता की बड़ी ताकत है। जहां कहानियां लेख को पूरी बात कहने के लिए हजारों शब्द लग सकते हैं, हाँ। वहीं एक अच्छी कविता या शेर चंद शब्दों में दिल चीर सकता है या सोच की नई दिशा दे सकता है। गालिब की गजलें इसका बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, गालिब तो कमाल है। एक एक शेर अपने आप में पूरी कहानी या फलसफा समेटे होता है। जैसे वो कहते हैं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। दो पंक्तियों में जिंदगी की कितनी बड़ी हकीकत कह दी। सच में कम शब्दों में इतनी गहरी बात कहना तो कमाली है। ये सब सुन के लगता है कविता को परिभाषित करना कितना मुश्किल होगा। इतने सारे पहलू हैं, स्रोत में अलग अलग विद्वानों की परिभाषाएं भी दी गई हैं। ये दिलचस्प होगा। हाँ, और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि अलग अलग लोगों ने इसे कैसे देखा है। संस्कृत परंपरा में जाएं तो आचार्य विश्वनाथ कहते हैं, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम मतलब जिस वाक्य में रस हो वही काव्य है। यहाँ रस पर जोर है, वो खास इमोशन या अनुभव जो कविता जगाती है। रस, जैसे वो श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस। बिल्कुल वही। विश्वनाथ के लिए रस ही कविता की आत्मा है। फिर आचार्य मम्मट हैं जो शब्द और अर्थ के सही मेल पर, उनके सामंजस्य पर जोर देते हैं। भामा कहते हैं कि शब्द और अर्थ का साथ होना ही काव्य है। और पंडितराज जगन्नाथ का मानना है कि ऐसे शब्द जो सुंदर रमणीय अर्थ पैदा करें वो काव्य हैं। अच्छा। यानी संस्कृत आचार्यों में देखें तो रस, अर्थ और शब्द, इन्हीं तीन चीजों पर ज्यादा ध्यान रहा। और हिंदी के साहित्यकारों ने इसे कैसे देखा? प्रसाद जी का नाम आया था पहले। हाँ, जयशंकर प्रसाद, जिनकी कामायनी की बात हमने की, वो कहते हैं कि कविता आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। आत्मा के संकल्पनात्मक अनुभूति, ये थोड़ी गहरी बात है। हाँ, थोड़ी दार्शनिक है। शायद इसका मतलब है कि जब आत्मा कुछ गहराई से महसूस करती है, कुछ ठान लेती है, तो वो एहसास कविता बन जाता है, एक तरह का रेजोल्यूशन। आत्मा की अनुभूति, ये बात सोचने लायक है। कोई और मजेदार परिभाषा है? एक छत्तीसगढ़ी कवि हैं कोदूराम दलित। उनकी परिभाषा बड़ी सीधी और प्यारी है। अच्छा, क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं, जैसे मुसवा निकलते बिल्ले, कविता निकलते दिल्ले। वाह। जैसे चूहा अपने बिल से अपने आप निकलता है, वैसे ही कविता दिल से फूटती है। इसमें एक सहजता है, बनावट नहीं, बिल्कुल नेचुरल। वाह, ये तो दिल को छू गई। कविता निकलते दिल्ले, क्या बात है। और पश्चिम में, विदेश में लोगों ने क्या कहा? पश्चिम में भी काफी सोचा गया है इस पर। मशहूर अंग्रेजी कवि हैं वर्ड्सवर्थ। हाँ, वर्ड्सवर्थ। वो कहते हैं कि कविता शक्तिशाली भावनाओं का सहज उफान है, जो शांति के पलों में याद किए गए भावों से जन्म लेती है। स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। हाँ, यहाँ भी भावना है और उनका बाद में चिंतन, रिकलेक्शन, दोनों जरूरी हैं। एक और विचारक हैं हैजलिट, वो इसे कल्पना और जुनून की भाषा कहते हैं। लैंग्वेज ऑफ द इमेजिनेशन एंड द पैशंस। जुनून की भाषा, पैशन, ये भी दमदार है। और कोई नई परिभाषा आजकल की? हाँ, श्रोत में गुलेंद्र पटेल की एक आधुनिक परिभाषा भी दी गई है। वो कहते हैं, कविता आत्मा की औषधि है। आत्मा की औषधि, मेडिसिन फॉर द सोल। जी, ये कविता के सुकून देने वाले, मरहम लगाने वाले पहलू पर रोशनी डालती है, हीलिंग एस्पेक्ट पर। आत्मा की औषधि, ये तो रामचंद्र शुक्ल की बात से जुड़ती है कि कविता मनुष्य भाव की रक्षा करती है,
शायद वो रक्षा इसी औषधि से होती हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इन सारी परिभाषाओं को देखें, संस्कृत के रस से लेकर प्रसाद की आत्मा की अनुभूति, कोदूराम दलित के दिल से निकलने वाली बात, और पश्चिम की भावनाओं के उफान से लेकर आत्मा की औषधि तक, सब मिलकर यही दिखाते हैं कि कविता सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। ये गहरी, भावनात्मक, कलात्मक चीज है। ये इंसान होने का एक अहम हिस्सा है शायद। बिल्कुल। तो अब अगर हम कविता को एक साहित्यिक विधा, एक लिटरेरी जॉनर के तौर पर देखें, तो क्या खास बातें सामने आती हैं? स्रोत कहता है ये भाषा का वो रूप है जो आत्मा को झंकृत करता है। हाँ, और इसकी कुछ पहचान है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली, इसकी शैली, इसका अंदाज़े बयां, स्टाइल। कविता में शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझ कर होता है। हर शब्द का अपना वजन होता है, अर्थ का भी, ध्वनि का भी, भाव का भी। सही। शब्दों को किस तरह तरतीब दिया गया है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, ये भी मायने रखता है। निराला की वो तोड़ती पत्थर को फिर याद करें। हाँ, वो उदाहरण बार बार आ रहा है। क्योंकि वो सटीक है। कितने सीधे साधे शब्द हैं, लेकिन उनकी बनावट ऐसी है कि वो मजदूर औरत की पूरी कहानी और दर्द को सामने रख देते हैं। शैली की ताकत है ये। शब्दों का सटीक चुनाव और उनकी जमावट। जी ठीक है। और दूसरी पहचान है प्रतीकात्मकता, यानी सिंबलिज्म का इस्तेमाल। कविता अक्सर सीधी बात कहने की बजाय इशारों, बिंबों और प्रतीकों का सहारा लेती है। सिंबल्स। हाँ, इससे मतलब में गहराई आती है, कई परतें खुलती हैं, मल्टी लेयर्ड मीनिंग। एक ही पंक्ति के कई मतलब निकल सकते हैं पाठक के लिए। जैसे गालिब के शेर, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, में ख्वाहिश सिर्फ इच्छा नहीं रह जाती, वो जिंदगी की कभी न खत्म होने वाली दौड़, उसकी उलझनें, शायद उसकी ट्रेजेडी, इन सब का प्रतीक बन जाती है। हाँ, प्रतीक कविता को सोचने पर मजबूर करते हैं। उसे बस पढ़कर आगे नहीं बढ़ सकते, रुकना पड़ता है। और तीसरी बात शायद वही तकनीकी तत्व है जिनका जिक्र पहले हुआ था, रस, छंद, अलंकार। जी बिल्कुल, रस, छंद और अलंकार। रस यानी वो खास भावनात्मक स्वाद जो कविता चखाती है, खुशी, दुख, गुस्सा, हैरत। हाँ। छंद जो सिंगारे और संगीत देता है, पढ़ने या गाने में आसान बनाता है। और अलंकार जो उसकी सुंदरता बढ़ाते हैं, उसे सजाते हैं, इफेक्टिव बनाते हैं। ये सब मिलकर कविता को सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं बनाते, बल्कि महसूस करने, सुनने और अनुभव करने लायक कला बनाते हैं। समझ गई। तो कविता के ये सब पहलू मिलकर उसे एक अलग साहित्यिक विधा बनाते हैं। और इसके रूप भी तो कई तरह के होते होंगे। स्रोत में कुछ उदाहरण है क्या? हाँ, कई रूप हैं। जैसे गीत जो अक्सर गाए जाने के लिए लिखे जाते हैं, जिनमें भावनाएं ज्यादा होती हैं। म्यूजिकल होते हैं, सूरदास के पद सोचिए। हाँ, सूर के पद। फिर गजल है, जिसमें हर शेर अपने आप में पूरा होता है। अक्सर इश्क और फलसफे की बातें होती हैं। गालिब तो हैं ही, मीर हैं, फैज हैं। जी। आजकल हाइकू भी चलन में है, 3 पंक्तियों की छोटी कविता, ज्यादातर प्रकृति या किसी पल के एहसास पर फोकस करती है। सत्यनारायण गोयनका ने इसमें काफी काम किया है हिंदी में। हाइकू, हाँ सुना है, बहुत छोटी होती है। और फिर मुक्त छंद है, फ्री वर्स, जिसमें छंद के नियम नहीं होते, कवि अपनी बात बिना किसी बाहरी बंधन के कहता है। अज्ञे की कई कविताएं जैसे नदी के द्वीप मुक्त छंद में है। निराला ने भी शुरुआत की थी। हाँ, मुक्त छंद आजकल ज्यादा दिखता है। और नवगीत भी है, जिसमें नए जमाने की बातें, सामाजिक मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन गीत का अंदाज, उसकी गेयता बनी रहती है। रमावतार, त्यागी इसके एक बड़े नाम हैं। तो देखिए कितने अलग अलग रंग हैं, कितने फॉर्म्स हैं कविता के। वाकई इतने सारे रूप। ये तो दिखाता है कि कविता कितनी लचीली विधा है, वक्त के साथ बदलती भी है। और इसकी प्रासंगिकता, रेलेवेंस, क्या आज के दौर में भी कविता उतनी ही मायने रखती है? स्रोत तो यही कहता है कि ये सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है और हमेशा रेलेवेंट रहती है, कभी आउटडेटेड नहीं होती। सोचिए, कबीर ने सदियों पहले जो दोहे कहे, वो आज भी समाज के ढोंग पर सीधी चोट करते हैं। बिल्कुल। आज की समाज में गुलजार साहब की नज़में या गीत देख लीजिए, वो आज के इंसान के अकेलेपन, प्यार, रिश्तों की उलझनों को कितनी नज़ाकत से पकड़ते हैं। हाँ, ये बात तो है। कविता हर दौर की नब्ज पकड़ सकती है, हर पीढ़ी के जज्बात बयान कर सकती है। मतलब ये सिर्फ पुरानी चीज नहीं है, ये आज भी जिंदा है और जरूरी है। बिल्कुल, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, महसूस कराती है, कभी कभी हमें खुद को बेहतर समझने में मदद करती है। ये सिर्फ साहित्य नहीं है, ये जिंदगी का आईना भी है, और शायद जैसा पहले कहा, आत्मा की औषधि भी। अच्छा, स्रोत में नए कवियों के लिए जो अभी लिखना शुरू कर रहे हैं, उनके लिए भी कुछ सुझाव दिए गए। ये तो बहुत काम की बात हो सकती है, कई लोग लिखना चाहते होंगे। हाँ,
कुछ बहुत व्यवहारिक बातें, प्रैक्टिकल टिप्स। जैसे शुरुआत में ये मत सोचिए कि क्या महान लिखें, बस जो दिल में आए उसे लिख डालिए। अच्छा, बस लिख दें। हाँ, प्रेरणा कहीं से भी मिल सकती है। सुबह की ओस में, सड़क की भीड़ में, किसी की मुस्कान में, किसी के दुख में। अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। मतलब बड़े बड़े विषयों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है शुरू में। बिल्कुल नहीं, छोटी चीजों में भी गहरी बात हो सकती है। और एक और अच्छी सलाह है, अपनी लिखी कविता को जोर से पढ़िए, खुद सुनिए। अच्छा, बोलकर। हाँ, बोलकर देखिए उसमें कोई लय बन रही है, क्या उसे गुनगुना सकते हैं। आवाज में पढ़ने से अक्सर पता चलता है कि शब्द सही बैठे हैं या नहीं, फ्लो कैसा है। ये तो बढ़िया तरीका है सेल्फ चेक का। और सरल शब्दों का इस्तेमाल करने को कहा गया, लेकिन कोशिश करें कि उन सीधे साधे शब्दों में गहरे भाव हों। ईमानदारी बहुत जरूरी है। अपनी भावनाओं को ईमानदारी से व्यक्त करें, बिना किसी लाग लपेट के। कोदूराम दलित वाली बात याद है ना? कविता दिल से निकलनी चाहिए। हाँ, दिल से। और अलग अलग तरह की कविताएं लिखने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे गीत, गजल, मुक्त छंद। हाँ, अलग अलग फॉर्म्स में हाथ आजमाने से हुनर निखरता है। पता चलता है कि आपकी बात किस फॉर्म में ज्यादा अच्छे से आती है। प्रतीकों का इस्तेमाल करना सीखें। जैसे चांद को महबूब का चेहरा मान लेना, या अंधेरे को नाउमीदी का प्रतीक बनाना। इससे कविता में गहराई आती है। और सबसे जरूरी, पढ़िए। पढ़ना तो खैर जरूरी है ही। हाँ, पुराने और नए दोनों तरह के कवियों को पढ़िए। कबीर को भी, निराला को भी, आज के कवियों को भी। पढ़ने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भाषा, अंदाज, विषय, सब कुछ। और एक बात और कही गई है, परंपरा और नयापन दोनों में तालमेल बिठाना, ट्रेडिशन और इनोवेशन। जी, ये बहुत अहम है। अपनी जड़ों को, अपनी साहित्यिक विरासत को जानना जरूरी है, उसे सीखना जरूरी है। लेकिन साथ ही नए प्रयोग करने, अपनी आवाज ढूंढने से भी नहीं हिचकना चाहिए। कॉपी नहीं करना है, अपनी बात कहनी है। बस दिल की सुने और लिखते रहें। और शायद एक तरह की चेतना को पकड़ने की एक अनोखी कोशिश है, एक कला है। बिल्कुल सही समझा आपने। ये हमें हमारे अपने एहसासों से जुड़ती है, कभी झंझोड़ती है, कभी सुकून देती है। ये सिर्फ सुंदरता नहीं रचती, बल्कि समाज की सच्चाइयों, इंसानी मूल्यों पर भी बात करती है। उनमें सवाल उठाने की हिम्मत होती है। इसमें सोच को बदलने, रूह को छूने की गजब की ताकत है। और जो लोग लिखना चाहते हैं, उनके लिए तो ये अपनी अंदर की दुनिया को बाहर लाने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। वही बात फिर घूम कर आ रही है, आत्मा की औषधि। ये विचार मेरे दिमाग में अटक गया है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। देखिए, आज की दुनिया कितनी तेज रफ्तार है, कितना शोर है, ध्यान भटकाने वाली कितनी चीजें हैं, फोन, सोशल मीडिया, भागदौड़। हाँ, बिल्कुल। ऐसे में सवाल उठता है, क्या कविता सच में वो ठहराव, वो मरहम बन सकती है जिसे आत्मा की औषधि कहा जा रहा है? क्या उसमें इतनी ताकत है कि वो हमें इस शोरगुल से निकालकर हमारे अंदर के सुकून से, हमारी अपनी भावनाओं से जोड़ सके? या फिर ये बस कुछ लोगों का शौक बनकर रह जाएगी, एक एलीट हॉबी? क्या कविता आज के दौर की थेरेपी बन सकती है, या ये सिर्फ एक कला है जो कुछ खास लोगों तक सीमित है? इस सवाल पर सोचने के लिए छोड़ देते अपने श्रोताओं को। शायद इसका जवाब हर किसी को अपनी जिंदगी में, अपने अनुभव में खोजना होगा। तो श्रोताओं, यह थी कविता की प्रकृति और परिभाषा, साहित्य सृजन कला की पहली कड़ी। अगले शनिवार हम चर्चा करेंगे कविता के अगली इकाई पर, जहां जानेंगे कि कविता कैसे जन्म लेती है और रचना प्रक्रिया के कौन से चरण उसे उत्कृष्ट बनाते हैं। आप सुन रहे थे सुरता, साहित्य की धरोहर। अगर यह एपिसोड आपको प्रेरक लगा हो तो इसे साझा करें और अपने भीतर के कवि को जागृत करें।